हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक ये जो दिया गया है एक लोक संगीत है, जो कि पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर ये गाया जाता है। इसके बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। देखो यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जीव जंतुओं की बात हो रही है, बैक्टीरिया, जोंक और जीवधारियों की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर के नाम से ही क्लियर है। यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वनों के बारे में। और वन्य जीव मतलब कि वन के अंदर जो रहने वाले जीव होते हैं उनके बारे में, उनसे जो हमें संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, यानी वन से जो हमें संसाधन प्राप्त हो रहा है और साथ में जो वन में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, छोटे हों या बड़े, तो वो जो जीव जंतु होते हैं उनसे हमें कौन कौन से संसाधन प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। शुरुआत यहाँ पर की गई है हमारे ग्रह से। हमारा ग्रह पृथ्वी है। इसमें जो है बहुत ही छोटे छोटे जैसे सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। बैक्टीरिया, जोंक से लेकर के वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि मानव और जितने भी यहाँ पर जीवधारी पाए जाते हैं ये सब मिल करके किसका निर्माण करें, यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र का यहाँ पर निर्माण करते हैं, जो कि काफ़ी जटिल है, जिसका हम मात्र एक छोटा सा एक हिस्सा ही है इसका, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। उनमें से एक हम भी यहाँ पर हैं जो कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर हम निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वायु है, हमारे आसपास का जो वातावरण है इसमें वायु पाई जाती है जो हमारे सांस लेने के लिए लाभदायक होती है, जिससे हम सांस लेते हैं। हम इसी वातावरण में जल भी पाया जाता है जिसको हम पीते हैं। इसी वातावरण में मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है जिससे हम अनाज पैदा करते हैं और हम उसको खाते हैं। उसी के वजह से हम यहाँ पर जीवित रह सकते हैं। पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं और वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वन काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसलिए वन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद भी हैं। साथ में क्या है, ये प्राथमिक उत्पाद भी हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखो वन्य जीव यानी वनों में रहने, वनों का जो जीवन होता है, वन्य जीवन जो होता है उसमें, और जो कृषि की जो फसल होती है, ये सो यहाँ पर जो रहने वाली उपजातियाँ होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा विविधता हमें देखने को मिलती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई हैं। यानी कि हैं तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े वन हमें देखने को मिलते हैं, तो वहाँ का जो जीवन होता है वहाँ का अलग जीवन होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि किसी एक क्षेत्र में कृषि की जा रही है, वहाँ पर फसलें उगाई जा रही हैं, तो वहाँ का जो जीवन होगा है दोनों मतलब खेत से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, लेकिन वन का अलग होता है और कृषि का अलग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है भारत के अंदर, इसको हम देखते हैं। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्राणी हमें देखने को मिलते हैं जो सिर्फ हमारे क्षेत्र में है, बाकी दूसरे क्षेत्रों में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यह विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% संख्या लगभग, जिसमें कि 16 लाख यहाँ पर जो जाति हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। यानी कि विश्व के अंदर 100% जो उपजातियां हैं उसकी जो 8% उपजातियां हैं वो हमारे भारत देश में पाई जाती हैं, और उस 8% में जो संख्या आती है वो 16 लाख उपजातियों की संख्या आती है।
तो आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है, यानी 8% में 16 लाख उपजातियाँ देखने को मिल रही हैं। तो फिर पूरी पृथ्वी में बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर उपजातियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना हैं। आप पहले से ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम पिछली एनसीईआरटीज़ में हमने देखा था, वनों के बारे में हमने पढ़ा था और वनों में रहने वाले हमें कौन कौन संसाधन मिलते हैं वहाँ से, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। यानी कि हमारा जो पर्यावरण है, इसमें इतनी अच्छी मात्रा में हमें संसाधन देखने को मिलते हैं, हमारी जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से जो है लोग यहाँ पर कदर नहीं करते हैं इस चीज़ की। अब इस कदर ना करने की वजह से हमारा जो पर्यावरण है, इस पर काफ़ी ज़्यादा हमें प्रभाव देखने को मिला है। अब इस टाइम पर कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। यानी कि ऐसे अनुमान लगाए गए हैं कि भारत के अंदर जो 10% वन्य वनस्पति जात थी और 20% जो स्तनधारियाँ थी, स्तनधारी जो जीव थे, उनके जो लुप्त होने का खतरा यहाँ पर देखने को मिला है। इनमें से कई उपजातियाँ तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयला और जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इंसिग्निस महुआ की जंगली किस्म होती है ये, मधुका इंसिग्निस, और हुबरड़िया हेप्टान्यूरॉन घास की प्रजाति है, जिसको कहा जाता है, एक घास की प्रजाति होती है ये हुबरड़िया हेप्टान्यूरॉन जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता है कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर तो ध्यान केंद्रित है, लेकिन जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, कीट होते हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वो भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लुप्त होते वन। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है, यह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। यानी कि हमारे जो देश है, इसमें वन आवरण का जो अनुमानित हिस्सा है वो 79.42 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 24.16% है। यहाँ पर सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव 0.14% यहाँ पर पाया जाता है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी, वृक्षारोपण से हुई है। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसे IUCN के नाम से जाना जाता है, इसके अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक होती है सामान्य जातियाँ, मतलब कई सारी श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें एक सामान्य जाति आती है। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि। संकटग्रस्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है,
यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों की जीवित रहना कठिन हो सकता है। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, सगाई, मणिपुर हिरण, संगाई जिसे मणिपुरी हिरण भी कहा जाता है, इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। यानी कि जो संकटग्रस्त जातियां हैं, ऐसी जातियां जो जो ऐसा लग रहा है जो खतरे में हैं, जिनकी संभावना है कि वो आने वाले टाइम में अगर यही परिस्थिति रही तो वो ख़त्म होने की कगार पर हो सकती हैं, तो वो संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं, यानी कि वो संकट में है इस टाइम। सुभेद जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनका संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। मतलब ये है कि सुभेद जातियाँ होती हैं कि जिनकी संख्या घट रही होती है, लेकिन अगर ये लगातार ये काम होता रहता है कि लगातार ये संख्या घटती ही रहती है तो फिर ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। अगर थोड़ी बहुत कम संख्या घटी तो सुभेद जातियों के अंतर्गत, अगर ये लगातार ऐसा होता रहता है तो फिर संकटग्रस्त जातियाँ वो कहलानी शुरू हो जाती हैं। इसका उदाहरण है जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियाँ वो होती हैं इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती, यानी कि वो परिस्थितियाँ जिनकी वजह से ये जो जातियाँ हैं वो ख़त्म हो रही हैं, अगर वो परिवर्तित नहीं होती और ये लगातार कम होती रहती हैं तो इनकी जो संख्या है, इनकी जो ये जो जातियाँ हैं ये भी संकटग्रस्त में पहुंच जाएंगी। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी जाति है, मतलब पशु पक्षियों की कोई भी ऐसी जाति है जो जिनकी संभावना है कि वो लगातार कम हो रही है, अगर कुछ टाइम के लिए कम होंगी तो सुभेद जातियाँ, अगर संख्या जो है बहुत ही कम हो जाती है, कम संख्या बचती है तो दुर्लभ जातियाँ, और अगर वो लगातार कम होती रहती हैं तो फिर वो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती हैं स्थानिक जातियाँ। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ अंडमानी टाल, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती हैं लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ वे होती हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ऐसी जाति है कि उसका स्थान निश्चित है कि ये जाति यहाँ पर रहती है, इस वाले पशु की जाति ये यहाँ पर रहती है, और अगर वहाँ पर उसको ढूंढा जाए, उसी क्षेत्र में अगर उसी जाति को ढूंढा जाए, उसी पक्षी जाति को अगर वहाँ पर ढूंढा जाए और अगर वो वहाँ पर ना मिले तो फिर वो कहलाती है लुप्त जातियाँ। ठीक है, ये उपजातियाँ स्थानिक क्षेत्रीय प्रदेश, देश, महाद्वीप ये पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। यानी कि ये जो है चीता जो है, गुलाबी सिर वाली बत्तख जो है, ये लुप्त जातियों में आती हैं। पता नहीं कहाँ चली गई हैं, ये विलुप्त ही हो चुकी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एशियाई चीता कहाँ चला गया, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कान से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीरनुमा निशान है। इनकी एक पहचान होती है चीते की कि उसके आँखों से ऐसा लगता है कि जिसे वो रो रहा है, यानी आंसू की एक लकीर सी खिंच जाती है, खिंची हुई होती है, वो चीता होता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया से में दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं।
भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 यानी 1992 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। यानी कि ये जो जाति है, चीता की जो जाति है, वो खत्म हो चुकी है भारत से। 1992 में ये कहा गया था। ठीक है, वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? ऐसे बहुत से कारक हो सकते हैं। कौन कौन से आपको ऐसे कारक पता हैं, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित किया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद्य इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, वनस्पति, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी झूम खेती, स्थानांतरी मतलब कि झूम खेती, स्थानांतरी खेती को क्या बोला जाता है? झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में आप बताइएगा कि ये सब जो हुआ है क्या उपनिवेश की वजह से हुआ है, उनकी वन नीति कैसी थी इस वजह से हुआ है या नहीं। हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गईं। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। बड़ी विकास परियोजना ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। मतलब वनों की जो सफाई है वो लगातार होती रहती है और ये जो प्रक्रिया अभी भी जारी है। और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों में, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो संसाधनों की जो बर्बादी हो रही है उसमें ऐसा माना जाता है, जो पर्यावरणविद होते हैं, जो पर्यावरण का अध्ययन करते हैं और इस बारे में जानकारी रखते हैं, तो वो ऐसा मानते हैं कि जो संसाधन है उनकी जो बर्बादी हो रही है उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक पशुचारण और एक ईंधन के लिए जो लकड़ी की कटाई होती है ना, वो इसके लिए भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें से कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन परिस्थिति तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। हिमालयन यव संकट में हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा पेड़? वो हिमालयन यव, जिसका नाम है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों के टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है उससे, तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाले कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने के लिए कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विस्कितीकरण और दावानल आदि शामिल है। दावानल का मतलब होता है कि जो वनों में लगने वाली जो आग होती है उसे दावानल कहा जाता है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग में 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदार नहीं है। प्रश्न है कि कौन, क्या, कहां से कितना उपभोग कर रहा है। वनों, क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या जो है वो ख़त्म की तरफ जा रही है। प्रकृति के जो वन हैं उनकी ख़त्म की तरफ जा रही हैं। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं, जैव संसाधनों का विनाश संस्कृति विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो वन और वन्य जीवन का विनाश जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ जीव विज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि जो हम जैव संसाधनों का विनाश, संस्कृति की विविधता का विनाश, इन सब से ये जो है विषय जुड़ा हुआ है। और जैव विनाश के कारण कई मूल जातियाँ और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। यानी कि जो जैव का विनाश हो रहा है उसके कारण जो कुछ मूल जातियाँ होती हैं और वनों पर जो आधारित समुदाय होते हैं वो निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, जिससे कि इन संसाधनों की कमी होती जा रही है। महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो ऐसा होता है कि उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं और काम का समय बढ़ने पर
जब उनका काम का जो समय है वो बढ़ जाता है और घरों और बच्चों की उपेक्षा होते हैं, जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। यानी कि जब महिलाओं पर बहुत ज़्यादा कार्य का भार जो है वो बढ़ेगा, उन पर ज़्यादा बोझ होगा, तो फिर जो सामाजिक दुष्परिणाम है वो भी देखने को मिल सकते हैं। गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं काफ़ी। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ और गरीबी तबके और सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। यानी कि अगर इतना ज़्यादा हमें वनों से नुकसान हो रहा है कि इनका कटाव करने पर इतना ज़्यादा निम्नीकरण हो रहा है, इतना ज़्यादा कटाव हो रहा है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ सही नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि वनों का जो संरक्षण है वो किया जा सके। और इसके संरक्षण के लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण कैसे किया जा सकता है या कैसे किया गया हो, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। वन्य जीवन और वनों में तेज़ गति से हो रहे ह्रास का कारण इनका संरक्षण संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण में पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं की जीन्स जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर जो है वो निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। तो इस तरीके से ये काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध पर वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात उसके बाद क्या हुआ? केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा भी की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों की रक्षण प्रदान करना था। जैसे क्या चिड़ियाघर वगैरह और जो जानवरों के लिए जो बनाए जाते हैं घर, उनकी सुरक्षा के लिए वो सब कुछ विशेष वन प्राणियों के रक्षण प्रदान किया था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण एवं हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, जिसमें कि स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, ये सब, और एशियाई शेर और अन्य वन्य प्राणी शामिल थे। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन, जिसे बस्टर्ड भी कहा जाता है, और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया था। तो इस तरीके से पहले काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है योजनाएं वो अपनाई गई थी, और एक बाघ परियोजना भी अपनाई गई थी बाघों के संरक्षण के लिए। वन्य जीवन संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1,827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार
और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग, यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। यानी कि ये कारण थे इसके। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 भागों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक और उसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को बचाना भी है। उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांदवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। यानी इतने सारे जो हैं वो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि इतने सारे बाघ को बचाने के लिए ये सब जो है वो परियोजनाएं शुरू की गई थी। इतने संरक्षण जो है वो शुरू किए गए थे। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी बहुत महत्व मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गईं। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, यानी कि जो वन होते हैं और वन्यजीव संसाधन जो होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनको कौन कौन से वितरण मतलब कौन कौन से प्रकारों में बांटा गया है, कौन कौन से उनके वितरण हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है तो या उन विभाग या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जैसे आरक्षित वन है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यानी कि आरक्षित वन जो होते हैं वो देश के सबसे ज़्यादा मूल्यवान वन माने जाते हैं। रक्षित वन वो होते हैं वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। एक होते हैं अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होती है, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वन है इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक वे वन जो सरकार के अंतर्गत आते हैं और उन पर मतलब एक तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है कि ये यहाँ पर ये संरक्षित है, इनको बिल्कुल भी कटाई नहीं की जा सकती, वो आरक्षित वन, यानी उनके लिए आरक्षण दिया गया है। और वे वन जो मतलब भारत देश का जो कुल 1/3 हिस्सा जहाँ पर रक्षित है, तो लेकिन इन वनों को बहुत ज़्यादा नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है कि इनको बहुत ज़्यादा नष्ट नहीं किया जाए। अगर थोड़ा बहुत मतलब किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका जो नष्ट है वो नहीं किया जा सकता, वो रक्षित वन कहलाते हैं, इनकी रक्षा की जाती है। और एक होते हैं अवर्गीकृत, बाकी जितने वन बचते हैं वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं, जिसमें कि चाहे जो जितने भी समुदाय आते हैं, व्यक्तिगत समुदाय या फिर पूरा जो स्वामित्व में होते हैं, तो वो सारे समुदाय या फिर जितने भी प्रकार के जो वन बचते हैं वो सब अवर्गीकृत वन में आ जाते हैं, यानी इनको बांटा नहीं गया है। अब देखते हैं हम आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिसका रखरखाव इमारती लकड़ी,
अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वन का है। यानी कि भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, कुल वन जो है उसका काफ़ी जो बड़ा अनुपात है वो आरक्षित वन है। जबकि जो ऊपर बिहार वाला एरिया है, हरियाणा है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश है, ओडिशा है और राजस्थान वाला जो एरिया है उसमें जो कुल वन है, टोटल वन जो वहाँ पर पाए जाते हैं कुल वन, उसमें रक्षित वनों का एक बड़ा भाग वहाँ पर देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर के जो सभी राज्य हैं, जिसमें कि गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। यानी कि उनको जो है वो स्थानीय जो समुदाय होते हैं वो उनके मालिक हैं। समुदाय और वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष करते हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरमदेव डाकब सोनचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीव को बचाते हैं। पवित्र पेड़ों के झरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति, प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार पृथ्वी के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों के ने विभिन्न वनों को मूल एवं कोमाये रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देव देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के एक ऐसे बड़े भाग में स्थानीय लोग ही घुसते तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियां महुआ और कंदब में पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हमें से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के लिए अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरने, पहाड़ी चोटियाँ, पेड़ और पशु को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। और आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासकों ने खिलाते पिलाते और मंदिरों के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बेशनोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई अन्य नुकसान नहीं पहुँचाता। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने ने दिखा दिया है
कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किया गया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों के बचाव के कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले में समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारतें, वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता में से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने इसमें भी देर है। अतः वे विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हों। गौतम बुद्ध का एक थॉट है, एक यहाँ पर कुछ उनके द्वारा कही गई बात यहाँ पर लिखी हुई है। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी हैं जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये गौतम बुद्ध द्वारा लाइनें कही गई थी सन 487 ईसा पूर्व में ये लाइनें कही गई थी उनके द्वारा कि जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं, उदारपूर्ण जीवधारी होते हैं। वो अपने लिए कोई मांग नहीं करते हैं और वो दानशीलता पर ज़्यादा दानशील होते हैं। वो दानशीलता पूर्वक अपने जो जीवन है उसको भेंट कर देते हैं। जैसे वो कि फल देते हैं हमें, कि उनके ऊपर जो फल आते हैं वो हमें भेंट कर देते हैं। इस तरीके से ये कहने का मतलब है यहाँ पर। और वो हमें सभी प्रकार से वो हमारी रक्षा करते हैं, कि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिस वजह से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करते हैं। तो ये इसका मतलब है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।